आज उपाय की तीसरी क्लास स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर्स पे। आज 4 मई 2020 है और ये थर्ड क्लास रहेगी। स्टार्टिंग में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट दो टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो आज अर्थ के अंदर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम अर्थ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा हमने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पढ़ा था। तो अर्थ के बाहर की चीज़ तो हमने पढ़ी थी कल, बट आज हम अर्थ के अंदर की चीज़ पढ़ेंगे कि अंदर क्या क्या चल रहा है अर्थ के। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो आपको तो बाहर से दिखने पे क्या अर्थ कैसे दिखाई देती है? बाहर से देखने से हमको लगता है कि एक सॉलिड सतह है, पर एक्चुअल में आप देखेंगे तो अर्थ को अगर आप डिग करते जाएंगे, उसके अंदर होल करते जाएंगे, तो ये सॉलिड नहीं है। अंदर जाएंगे तो आप अंदर लावा निकलने लग जाएगा, उसके अंदर जाएंगे तो और गैसियस पदार्थ भी निकलने लग जाएंगे। तो पूरा अर्थ आप देखेंगे तो सॉलिड नहीं है। अब कोई बोल सकता है कि सर हम तो खेतों में कुआं खोदते हैं तो नीचे पानी भी निकलता है। हाँ ठीक है, पानी भी क्या होता है, पानी तो इकट्ठा हो जाता है, कहीं बीच में पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। बट जो अर्थ बनी होती है वो क्या तो सॉलिड होगी, क्या लिक्विड फॉर्म में होगी। आप बोल सकते हैं सर बाहर तो हमको सॉलिड ही दिखाई देती है, लिक्विड कहाँ पर है? तो आप देखेंगे जब अर्थ के ऊपर से यहाँ से अगर आप छेद करते रहेंगे ऊपर, तो नीचे की तरफ आप जाते जाएंगे तो नीचे लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड मतलब द्रव्य द्रव्य वाले पदार्थ स्टार्ट हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ सॉलिड है। जहाँ पे आप खड़े होंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आपको क्रस्ट दिखाई देगी जो कि सॉलिड है। ओके, हम लोग थोड़ा जनरल चीज़ें पढ़ते हैं। अर्थ का डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ये डायमीटर कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर, मतलब यहाँ से लेके अगर हम इक्वेटर पे देखें तो ये वाला डायमीटर है, ये है 12,756। त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो इसका आधा कर लीजिएगा। ओके, पर आप देखेंगे कि ये वाला जो डायमीटर है पोल टू पोल, ये है 12,715। मतलब इक्वेटर पे डायमीटर थोड़ा पोल से ज़्यादा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अर्थ क्या है, अंडाकार शेप की है। अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है। जैसे बॉल होती है गोल, तो बॉल का कहीं से भी आप त्रिज्या देखो या व्यास देखो, डायमीटर देखो, एक ही रहता है। पर अर्थ का डायमीटर इक्वेटर के अलोंग ज़्यादा है, पोल्स टू पोल डायमीटर कम है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरह के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अर्थ को खोदने लगते हैं, अर्थ के अंदर चलते हैं। अर्थ के अंदर हम लोग, जैसे यहाँ पे आप हैं, अर्थ अर्थ लेयर पे यहाँ पे हैं आप, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि एक सेकेंड। ओके, अब आप इसको ऊपर से आप देखना चाहते हैं कि ऊपर से आप जैसे सपोज कीजिए टनल बनाना चाहते हैं, खोदना चाहते हैं, तो आपको नीचे की तरफ जाते 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 क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी होगा कि यार धरती के नीचे की तरफ क्या है। कोई बोलते हैं कि धरती को पूरा कछुए ने किसी ने उठा रखा है, कोई बोलता है कि सांप ने अपने ऊपर उठा रखा है। पर एक्चुअल में ज्योग्राफी साइंस क्या बोलता है उसके बारे में आज वो पढ़ेंगे। कछुआ और सांप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे की तरफ टनल या डिग करते रहेंगे तो नीचे क्या क्या आता रहता है। सबसे ऊपर तो आपको पता है, आप जहाँ पे खड़े हैं आप खोदने लगोगे तो सबसे ऊपर मिट्टी आएगी। मिट्टी को और खोदते जाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? पत्थर आ जाएगा। तो नीचे की तरफ आप जाते जाओगे तो पत्थर आ जाएगा। तो पत्थर, जब आप कुएं में भी पानी निकालते हैं या खोदते हैं तो आप देखेंगे कि पत्थर चट्टान टाइप की आती है, फिर उसको भी खोद के बोरवेल खोदी जाती है, उसके नीचे पानी कहीं पे इकट्ठा रहता है। तो पहले मिट्टी है, उसके नीचे पत्थर स्टार्ट हो जाता है। मिट्टी तो एक तरह से ट्रांजिटरी चीज़ होती है, वो धीरे धीरे बन गई है एक तरह से मिट्टी। पर मेनली क्या बना हुआ है? पत्थर। मिट्टी तो बहुत ही कम, जैसे 200 फीट की मिट्टी होगी या 100 फीट की मिट्टी होगी, पर मेनली क्या होता है उसके नीचे? सॉलिड ही होता है। आप उसके नीचे और खोदते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे। आज देखेंगे कौन कौन सी लेयर्स अर्थ के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस देखा था इधर उधर के एग्जाम्स के, उनमें कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं। फर्स्ट थिंग आपको पता रहना चाहिए, जैसे जैसे धरती के अंदर जाएंगे डेंसिटी बढ़ती रहती है। डेंसिटी मतलब वो और गाढ़ी होती रहती है। नीचे की तरफ आप जैसे जैसे जाएंगे, खोदते जाएंगे नीचे की तरफ, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ फर्स्ट थिंग आपको पता रहना चाहिए। सेक और इसका मतलब ऊपर की सतहें कैसी हैं? ऊपर की सतहें कम डेंसिटी वाली है, नीचे की सतहें ज़्यादा डेंसिटी वाली है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कभी भी पूछ लेते हैं कि धरती के अंदर की तरफ जाते वक्त
क्या मतलब डेंसिटी बढ़ती है, घटती है, कांस्टेंट रहती है, या नन ऑफ द अबव, इस तरह से दे दिया जाता है। तो डेंसिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है डेंसिटी। ठीक है, ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अभी वापस से हम लोग करेंगे, आप लोग प्लीज़ इस पर मार्क मत कीजिए कोई भी। ओके, सेकेंड इज, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी, अब देखो जिस तरह से हमने ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को, धरती के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को, जैसे कि कल बांटा था हमने कि पहले स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, सॉरी ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर मिजोस्फेयर आएगा, फिर थर्मोस्फेयर आएगा। इसी तरह से धरती के अंदर की तरफ हम जाएंगे तो इन लेयर्स को भी बना बांटेंगे हम। तो इनको क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि धरती गोल है तो इसके चारों तरफ, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए, जो कल हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, वो प्लेन नहीं था, ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं थी वो भी क्या गोल ही है, धरती के चारों तरफ गोल गोल ही वो एटमॉस्फेयर है। तो अंदर की तरफ भी क्या है, गोल गोल ही लेयर्स आएंगी। तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लेयर होती है वो है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर है, जो आप और मेरे को दिखाई भी देती है, मतलब जो पत्थर होते हैं उनको ही क्रस्ट बोलते हैं ना। जब आप खोदते हो मिट्टी के बाद में जो लेयर आती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ये कौन सी लेयर होती है, टॉप लेयर होती है। ठीक है, तो आप जब खोदने लगोगे तो नीचे पहले मिट्टी आएगी और मिट्टी के बाद में कास्ट स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मिट्टी भी उसी का एक पार्ट है, बट वो बहुत ही छोटी मात्रा में होती है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके नीचे पत्थर स्टार्ट हो जाता है, दैट पत्थर इज कॉल्ड, दैट स्टोन इज कॉल्ड कास्ट। ठीक है, वो अगर यहाँ पे तो आप खोदोगे तो मिट्टी के नीचे कास्ट स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप समुद्र के अंदर चले जाओगे तो पानी ऊपर रहेगा, पानी के नीचे से क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब क्रस्ट किस में होती है, कंटिनेंटल, मतलब कंटिनेंटल मतलब जिस जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो कंटिनेंटल है, ओशियनिक मतलब पानी वाला समंदर। तो दो दो तरह की कास्ट होती है। हम लोग नीचे नीचे जाएंगे तो जैसे आप ये देखेंगे, ये वाला डायग्राम आप लोग देखिए, जैसे कि ये पहाड़ वहाड़, यहाँ तो हम लोग रह रहे हैं और ये पानी है। ठीक है, आप इसके नीचे देखोगे, इसको खोदते रहोगे तो ये क्या आ जाएगा, पत्थर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कास्ट। ठीक है, क्रस्ट क्रस्ट बोलते हैं। और जब ये पानी को नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाला लेयर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, क्रस्ट होगा। ठीक है, तो दो तरह की क्रस्ट होगी, एक ओशियनिक क्रस्ट होगी और एक कंटिनेंटल क्रस्ट होगी। ठीक है, तो मेनली क्या है, ये सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, ये तो सॉलिड ही होती है। आप खोदने लग जाओ धरती के नीचे तो आपको कैसी मिलेगी, सॉलिड मिलेगी। आप समुद्र के पानी के नीचे चले जाओ वहाँ पे भी सॉलिड मिलेगी। तो ये सॉलिड होती है। दो तरह की क्रस्ट क्रस्ट होती है, एक कंटिनेंटल है, एक ओशियनिक। ठीक है, सारी लाइफ इसी के अंदर होती है, मतलब जैसे कि इसी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु जो भी होंगे वो सब क्रस्ट के अंदर ही रहेंगे। समंदर में भी आप जाओगे तो सारे के सारे इसी एरियाज में मिलेंगे। हम लोग भी इसी के ऊपर रहते हैं, तो क्रस्ट के अंदर ही सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप और खोदते जाओगे तो आप सोचोगे कि और ऊपर से खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई जीव जंतु नहीं मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी जीव जंतु वहाँ पे जिंदा रह ही नहीं सकता। तो इसलिए सारी सारे के सारे जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रस्ट में होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला मैंने बोला डेंसिटी, डेंसिटी नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, बढ़ती है। टेम्परेचर नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, बढ़ता है। नीचे नीचे जाओगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे जाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, नीचे जाओगे प्रेशर भी बढ़ेगा। तीनों चीज़ें बढ़ती हैं नीचे की तरफ जाने पर। ठीक है, आप ऐसे टनल खोद के नीचे की तरफ जाते जाओ, आपको गर्मी महसूस होगी। आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे, आप पे प्रेशर लगने लगेगा। तो एक तरह से प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके अलावा डेंसिटी भी बढ़ती है। अभी प्रेशर का देखिए, प्रेशर का तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर इतना सारा मास है इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर तो ऑब्वियसली हम धीरे धीरे क्रस्ट क्रस्ट की तरफ जाते हैं, तो क्रस्ट में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। डेंसिटी क्यों बढ़ती है, उसका एक रीज़न है। आप देख ही सकते हैं कि अगर आप अर्थ का ओरिजिन समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लाइटर पार्ट्स होते हैं वो हमेशा तैरते हैं, और जो डेंसर पार्ट होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल आप घर में ही दे सकते हो कि कोई मान लीजिए कि पानी ले लीजिए, पानी में टमाटर डालिए तो टमाटर नीचे डूबेगा नहीं, क्योंकि वो लाइट है पानी से, तो वो ऊपर की तरफ तैरेगा। उसके अलावा आप देख लीजिए कि पेट्रोल और पानी में आप देखिए, तो पेट्रोल और पानी में कौन सा लाइटर है, पेट्रोल लाइटर है, तो पानी से तो आप देखेंगे तो पेट्रोल ऊपर की तरफ तैरता है। तो धरती भी इसी तरह से,
ये जब बनने लगी तो जो लाइट वाली चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ आने लगी, और जो डेंस मतलब जो घनत्व जिनका ज़्यादा है वो कोर की तरफ जाने लग गया, बीच नीचे की तरफ जाने लग गया। तो इस तरह से सारे लाइटर पार्ट्स ऊपर की तरफ आ गए। तो ऊपर लाइट है, नीचे डेंस है, मतलब डेंसिटी ऊपर से नीचे की अंदर की तरफ खोदते रहेंगे तो नीचे की तरफ हम लोग डेंसर होता रहेगा अपना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और डेंसिटी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, क्रस्ट के बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ ली, ओशियनिक भी होती है और कंटिनेंटल भी होती है। सबसे टॉप की लेयर होती है, यहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है, मतलब लाइफ यहीं पे मिलती है। ये किस किस, आप देखोगे ये रॉक्स हैं सारे के सारे। ये रॉक्स के कौन कौन से रॉक्स होते हैं, आपको बस अभी के लिए मैं तीन तरह के रॉक्स मिलते हैं। आप जब खोदोगे नीचे, तो जैसे बोरवेल भी करोगे तो नीचे पत्थर आ जाता है, और आप पहाड़ों में भी चले जाओ वहाँ पे भी पत्थर रहता है, समंदर की भी आप खुदाई करने लगोगे या ऊपर से जाने लगोगे नीचे पत्थर स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल मिला के तीन तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस आग्नेय बोलते हैं, परतदार बोलते हैं मेटामॉर्फिक को, और सॉरी ये उल्टा हो गया, मेटामॉर्फिक कायांतरित होता है और सेडिमेंट्री परतदार होता है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा इसको फाइनली। ओके, तो ये तीन तरह के रॉक्स से बनता है। अब इसके बारे में सर ये आप पूछ सकते हैं कि इनके डिटेल्स बताइए, ये कैसे कैसे रॉक्स होते हैं, हम लोग हमारे घरों के आसपास जो रॉक्स मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, इग्नियस होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं या सेडिमेंट्री होते हैं। तो आप प्लीज़ इसका थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, इग्नियस कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री कौन से होते हैं। टोटल मिला के आपके आसपास में जो दिखते हैं वो सेडिमेंट्री होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। जो इधर उधर आपको पत्थर गिरे हुए मिलते हैं लगभग वो सेडिमेंट्री होते हैं। आप धरती को खोदने लगोगे नीचे ग्रेनाइट टाइप की चीज़ें मिलने लग जाएंगी, उसको इग्नियस रॉक्स होते हैं। और मेटामॉर्फिक निस वगैरह, निस सिस्ट इस तरह के होते हैं। तो आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ना कि आपके एग्जाम्स में यूपीएससी वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं डिटेल्स में, तो उसकी कोई तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर पढ़ना है ये सब चीज़ें। अच्छा, क्रस्ट को एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। दूसरा नाम है इसका, एक तरह से सियाल प्लस सीमा, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सियाल और सीमा क्या होती है, नाम तो आपने ऐसे लग रहा है सीमा किसी का नाम लग रहा है, बट सियाल और सीमा क्या होती है। देखो, अगर क्रस्ट को आप देखो तो क्रस्ट क्या करता है कि ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो आपको, अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे आप, तो आपको पता चलेगा कि सारे कंटिनेंट्स कौन कौन से हैं। एशिया है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और यही होते हैं तो ये 7 कंटिनेंट क्या होते हैं, ऊपर ऊपर आप देखोगे हर साल थोड़े थोड़े खिसकते हैं। ठीक है, तो हमेशा खिसकते हैं, लाइक हम हमेशा बोलते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है। हाइट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ पूरा भारत ऊपर की तरफ खिसक रहा है। ऊपर खिसकने की वजह से जब वो उसको जगह नहीं मिल रही तो वो पहाड़ी का रूप ले रहा है और ऊपर पहाड़ बनता जा रहा है। तो इसलिए सारे के सारे जो ऊपर के सारी परतें हैं ये खिसकती रहती हैं। अब ये जो भी कंटिनेंट्स हैं वो इधर उधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं या खिसक रहे हैं, तो कहाँ पे खिसक रहे हैं, नीचे कोई ना कोई द्रव्य वगैरह या जो जिसकी डेंसिटी कम है, इस तरह का कोई ना कोई चीज़ नीचे होना चाहिए जिस पे ये खिसक रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो इसके नीचे वाले पोर्शन को जो हमने अभी तक पढ़ा था क्रस्ट, वो हो गया सियाल। ठीक है, अब वो सियाल किस पे खिसक रहा है, सीमा पे। ओके, सीमा पे सियाल खिसक रहा है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया सियाल, जिसमें कंटिनेंटल क्रस्ट आ गया और ओशियनिक क्रस्ट आ गया। ठीक है, और ये हमेशा खिसकता रहता है, थोड़ा बहुत इनका मूवमेंट होता रहता है। जैसे इंडिया, अभी आप देखेंगे तो इंडिया हर बार नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कुछ 8 इंचेस, कुछ हाइट हिमालय की हर साल बढ़ती है कुछ इस तरह से। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है, पूरा हमारा क्या है, ये तो क्रस्ट हो गई जो इंडिया पूरा है, पर ये कहीं ना कहीं खिसक रहा हुआ नीचे। वो खिसकता किस पे, उसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं सीमा। और ये सियाल प्लस सीमा में मिलके क्या होता है, लिथोस्फेयर। ठीक है, तो क्रस्ट तो क्या होगी, सियाल, सॉरी कंटिनेंटल क्रस्ट क्या होगी, सियाल को बोलते हैं, और उसके नीचे सीमा होती है। ठीक है, अब सियाल किस चीज़ का बना होता है, ऊपर वाला क्रस्ट किसका बना होता है, नॉर्मली सिलिका और एल्यूमिनियम बना होता है। अपनी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, एल्यूमिनियम है और सिलिका है।
तो ये इन चीज़ों का बना होता है। और नीचे वाला सीमा किसका बना होता है, जिसपे ये कह सकता है, बेसाल्ट और मैग्नीशियम का बना होता है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता क्लियर होनी चाहिए कि सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है। मैं वापस एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो क्रस्ट होती है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है। क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक कंटिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट मतलब समुद्र की क्रस्ट, और एक अपनी कंटिनेंट्स की क्रस्ट। और ये दोनों मिला के क्या बन जाता है, सियाल बन जाता है। पर सियाल जिस पे खिसकता है उसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ये सियाल है, ऊपर के लेफ्ट वाले डायग्राम से ये सियाल है और ये सीमा पे खिसक रहा है। नीचे वाला सीमा है और ये सियाल है। आप बताइए कौन सा डेंसर होगा। नीचे की तरफ जाते जाते डेंसिटी बढ़ती है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ऊपर वाले की डेंसिटी से, इसलिए ये इसके ऊपर आराम से तैर रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे आप और खोदते जाइए इसको, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे जैसे जैसे आप खोदते जाएंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी परत स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलेंगे मेंटल। इसको क्या बोलेंगे, मेंटल। अब हिंदी में भी मैं थोड़ा सर्च किया, इनको मेंटल ही बोलते हैं इन सब चीज़ों को। तो इसके नीचे की जो भी ये नीचे और नीचे के जो भी पदार्थ अपने खोदते जाएंगे जो भी पदार्थ होगा नीचे की तरफ वो मेंटल होगा। आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है कि मेंटल सॉलिड भी होता है और थोड़ा लिक्विड भी होता है। लिक्विड ऊपर का पोर्शन होता है, जैसे ये मेंटल है पूरा पूरा, ये एस्थेनोस्फीयर लिक्विड हो गया, और उसके नीचे की तरफ सॉलिड होता है। ये किसका बना होता है, आयरन और मैग्नीशियम। ऊपर क्रस्ट किसका बना होता है, मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके अंदर और जो पावर हाउस है ये है कोर, ये वाला कोर। आप इस डायग्राम में थोड़ा सा देख सकते हैं, ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, बीच वाला मेंटल हो गया और अंदर वाला कोर हो गया। कोर के दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो तीन तीन परतों में हमने डिवाइड कर लिया इसको। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और नीचे का कोर हो गया। कोर पूरा पावर हाउस है, वहाँ से ही सारी की सारी एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ये दो तरह का कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। आउटर कोर जो होता है ये आउटर कोर है। इनकी ये जो किलोमीटर्स वगैरह वो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी लिखा हुआ है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा कितना किलोमीटर्स में। तो ये पूरा का पूरा हो गया कोर। अब कोर से सारी एनर्जी निकलती है। वहाँ पे क्या है, मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, एक तरह से लावा है वहाँ पे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वल्किनोज होते हैं या बाहर की तरफ लावा निकलते हैं, कुछ लावा वहाँ से निकलता है अंदर की तरफ से, कोर से। तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें, तो वो एक तरह से वहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनर्जी बनती रहती है। तो वो कहाँ बनती है, कोर में होती है। पर कोर दो टाइप का होता है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है, ये वाला जो आउटर कोर है ये लिक्विड होगा, और जो अंदर वाला है ये होगा ये होगा सॉलिड। अंदर वाला सॉलिड होता है और बाहर वाला लिक्विड होता है। ठीक है, जो ये आउटर कोर होता है ये किस चीज़ का बना होता है, आयरन और निकल का। ठीक है, ये किस चीज़ का बना होता है, आयरन और निकल का। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं निफी, निकल Ni और Fe मतलब फेरस। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, आयरन और निकल का बना होता है। अच्छा, और जो इनर कोर होता है वो भी, उसमें भी आयरन और निकल ही रहता है, पर उसमें वो सॉलिड होता है। ये अंदर वाला सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों हो जाता है, क्योंकि अर्थ का इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ तक पहुँच जाता है। देखो सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ तो लिक्विड ही होना चाहिए, माग्मा वगैरह बनना चाहिए, लावा बनना चाहिए, सारा का सारा लिक्विड होना चाहिए। पर कोर के अंदर जाने से क्या होता है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, ऊपर ऊपर इस क्रस्ट का, फिर मेंटल का, इन सब का इतना प्रेशर रहता है ऊपर से कि ये जितना ज़्यादा प्रेशर, इतने प्रेशर की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इनर कोर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे डीपेस्ट यही है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये। अब अभी अर्थ कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में एक अलग चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं कि अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में पढ़िएगा कभी। ठीक है, तो ये इसके बारे में। अभी ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, मैं इसके बारे में थोड़े से फटाफट कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ का डायमीटर कितना है, पोल्स पे अलग है क्या, और पोल टू पोल ज़्यादा कम डायमीटर है या इक्वेटर पे ज़्यादा डायमीटर है। इक्वेटर पे ज़्यादा डायमीटर है, पोल्स टू पोल कम डायमीटर है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि डेंसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आने पे बढ़ती है या घटती है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है या घटती है, डेंसिटी बढ़ती है। टेम्परेचर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। फिर ओके, प्रेशर ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। ठीक है,
फिर कौन कौन से लेयर्स हैं, 3 तरह के लेयर्स हैं। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रस्ट बोलते हैं। बीच वाली को क्या बोलते हैं, मेंटल। अंदर वाली को क्या बोलते हैं, कोर। कोर के कितने टाइप, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। अब कौन कौन सी, क्रस्ट कैसी होती है, सॉलिड होती है। मेंटल कैसी होती है, सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है। कोर कैसी होती है, बाहर वाली तो लिक्विड होती है, आउटर कोर तो लिक्विड होगी, और अंदर वाली कोर कैसे होगी, ये सॉलिड होगी। ओके, अंदर वाली कोर सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, इसकी वजह से सॉलिड होती है। ओके, उसके अलावा बाहर वाली कोर किससे बनी होती है, मेनली सिलिका, ये मेनली सिलिका की। अंदर वाली कोर मेनली किसकी बनी होती है, आयरन की, ये आप याद रखिएगा। तो सिलिका सिलिका कंटेंट नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है, घटता रहता है। आयरन कंटेंट नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता रहता है। मतलब सिलिका कंटेंट ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ेगा और आयरन कंटेंट ऊपर की तरफ जाने पे घटेगा, ठीक है। ये उल्टा होता है, मतलब सिलिका ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, आयरन नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए, और मैं इवन बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आयरन कंटेंट ऊपर के लेयर्स में ज़्यादा होता है या नीचे के लेयर्स में, ऑब्वियसली नीचे की लेयर्स में। सिलिका का कंटेंट अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा होता है, मेंटल में ज़्यादा होता है, या कोर में ज़्यादा होता है। ऊपर की लेयर मतलब क्रस्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। किसके ऊपर कौन सी तैर रही है, सियाल के सीमा के ऊपर सियाल तैर रही है, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर क्या होती है, सियाल प्लस सीमा, ये एस्थेनोस्फेयर हो गया। सॉरी, लिथोस्फेयर क्या होता है, सियाल प्लस सीमा। ओके, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेयर प्रोड्यूस करती है, कोर, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपका पहला टॉपिक हो गया आज। इससे ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। फिर भी मैं क्या करूँगा कि क्विज में कुछ कुछ क्वेश्चन डालता रहूँगा जो इधर उधर से और एक्स्ट्रा इसमें कभी कवर नहीं हुए, तो आपको बीच बीच में पता चलता रहेगा। इसमें इनको डिसकंटिन्यूटीज़ बोलते हैं, जहाँ जहाँ पे ये फेज चेंज होता है, इसके बारे में। तो कुछ कोई यूपीएससी या एमपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको इस चीज़ों की पता रहनी चाहिए। आपके नॉर्मल एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवेज में, इनमें ये सब चीज़ें इतनी डीप में कोई पूछता नहीं। फिर भी ठीक है, किसी को इंटरेस्ट है तो वो जरूर पढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा, 12वां में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बातें होती रहती हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, आपने जब जीपीएस यूज़ किया होगा, जीपीएस भी आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लिखा रहता है। तो वो क्या चीज़ है, वो आपकी पोजीशन है, ठीक है। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है एक तरह से। तो वो क्या करता है, आपका जहाँ पे आप खड़े हो उसका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बता देता है। मतलब पूरे धरती पे एक ही, एक, जैसे आप कहीं पे, आप अपने गांव में हो या आप अपने शहर में कोई एक पोजीशन पे हो, तो आ, आज ये मीटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। हो सकता है 40 मिनट बाद में ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग तुरंत वापस से रिकनेक्ट हो जाइएगा ना, सबके सब लोग, हम लोग क्विज से फटाफट कर लेंगे और उसके बाद में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर लूँगा 10 मिनट में, उसके बाद में तुरंत उसी लिंक पे वापस से सब लोग रिकनेक्ट होंगे, ठीक है, तुरंत फटाफट, ठीक है। ओके, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, सबसे पहले ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स और ये सब साइज वाइज अर्थ की कहानी किसने बताई थी, ये एरिटोस्थनीस नाम का बंदा था, इसने बताई थी। तो ये थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, आपके हो सकता है पूछ ले कभी। लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलल लाइंस, अर्थ के पैरेलल लाइंस, जैसे ये लैटिट्यूड्स हैं, मतलब इक्वेटर के पैरेलल लाइंस, सॉरी, इक्वेटर के जो भी पैरेलल लाइंस है ये लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या होंगे, लैटिट्यूड्स। ओके, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं, जो आपको ये तो पता होना चाहिए, इक्वेटर कौन सी है, बिल्कुल बीच से ये लाइन जाती है, वो इक्वेटर है, ठीक है। और ये क्या है, पोल, ऊपर नीचे वाले क्या है, पोल। अभी पढ़ा था, ये वाला डायमीटर इस वाले डायमीटर से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये पता रहना चाहिए। तो ये हो गई इक्वेटर। अब इसके जो भी पैरेलल लाइंस होंगी ये क्या होंगी, ये सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स ये वाली लाइंस होती है जो पोल टू पोल मिलाते हैं, ठीक है, ये पोल टू पोल होगी, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स होंगे, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ठीक। तो अगर मान लो आप एक जगह पे हो, सपोज करो आप यहाँ पे हो, तो आपको अगर यहाँ का लैटिट्यूड पता हो, इसका नंबर क्या है और इस लॉन्गिट्यूड का नंबर क्या है, तो आप क्रॉस करके ये वाली जगह बता सकते हो। तो हर जगह का एक ही पोजीशन होता है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहाँ का एक
फिक्स डिफाइन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड क्या होता है, हिंदी में इसको लंबवत या कुछ ऐसे पता नहीं समानांतर कुछ बोलते हैं। तो अभी मैं उसको ज़्यादा देख नहीं पाया क्या बोलते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का पता रहना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स जो पैरेलल होगा इक्वेटर के, लॉन्गिट्यूड जो पोल को पोल से मिलाएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में जाओगे इक्वेटर के तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और अगर आप साउथ में जाओगे तो इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये कैसे होता है, जैसे इन इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं डिग्रीज में, सारे के सारे को डिग्रीज में। तो ये जैसे होगा 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहे हैं। ये 40 डिग्री, ये 50, 60, 70, 80, और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, ये आगे 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, इसी तरह से इनको भी डिग्रीज में डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को भी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में नॉर्थ साउथ नहीं होता, ईस्ट वेस्ट होता है, क्योंकि ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट है। तो इसमें ईस्ट वेस्ट होता है, तो ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री, सॉरी 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें ये 0 है। ठीक है, सो ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ये 0 होगी। और इससे इससे स्टार्ट करते हैं, ये हो गया मान लो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इसको पूरा आप देखेंगे तो 180 का पूरा चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो 180 ईस्ट, इधर की तरफ जाएंगे तो ईस्ट, इधर की तरफ जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट में चलता है। ठीक है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट में डिग्रीज में चलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, जो जहाँ से हम लोग देखते हैं सारा का सारा। इस हॉरिजॉन्टल वाली को तो इक्वेटर, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। इसी से टाइम सारा का सारा डिफाइन होता है, ग्रीनविच लाइन से। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का। ये मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। आपके पास पीडीएफ सबके पास पहुंची जा रही है, आप उसमें देख लीजिएगा। लॉन्गिट्यूड का एक दूसरा नाम है मेरिडियंस, तो आप याद रखिएगा। ये तो ईस्ट टू वेस्ट होता है, और लैटिट्यूड्स क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ। तो आप जब भी आप अपनी जीपीएस में पोजीशन देखेंगे तो ई और एन लिखा रहता है, ई और एन, मतलब वो ईस्ट में और नॉर्थ में ऐसे लिखा रहता है। और उसके साथ में डिग्री और लिखा रहेगा, मतलब आपका लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ये इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री में बिल्कुल बीच से जाती है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जो कल क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसको ऊपर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो ये 23.5 डिग्री पे जाती है लैटिट्यूड्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों लाइंस हैं। और सूरज क्या होता है, सूरज बस इनके बीच में ही चक्कर काटता है, इनके इसके ऊपर ही रहेगा सूरज, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सूरज ऊपर नीचे मूवमेंट होता रहता है इसका। सूरज खुद नहीं घूमता, बट ये एक्सेस, इसकी एक्सेस जब चेंज होती है अर्थ की, तो उस हिसाब से ये सूरज की हमको दिखता है कि इस यहाँ तक गया मैक्सिमम, और इधर की तरफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको रहना चाहिए। ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, 66.34 बोलते हैं इनको, अंटार्कटिका में साउथ में हो जाए। तो ये आपको कुछ याद रहनी चाहिए आपके हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से। ये सारी चीज़ें, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके, अगला चलते हैं। ओके, तो अभी बात की कि ये वाली लाइन जो होती है, जो ये वाली लाइन है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, या ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इसी से सारा का सारा डिफाइन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसको 0 डिग्री बोलते हैं एक तरह से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो ये वर्टिकल है ना, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल वालों को लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इससे ही सारा का सारा दुनिया का टाइम यहीं से कैलकुलेट होता है। और ये कहाँ से जाती है, ग्रीनविच जगह से जाती है, जो कि लंदन में है। तो ये प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। यहाँ का जो टाइम होता है उसको रेफरेंस माना जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 बज गए रात के, ठीक है, तो वहाँ से ही हम लोग सारा डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे 12 बजे, तो हमारे पे 12 में 5.5 घंटे जोड़ लो तो यहाँ का टाइम आएगा। ठीक है, तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि ऐसे आता है GMT प्लस ये टाइम पे आपका मैच आएगा। तो ये सब होता है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जहाँ से ये निकलती है उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। मतलब
जहाँ से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकलता है उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग आप इधर की तरफ आप शिफ्ट होते रहेंगे, तो जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे तो ये लगभग 15 डिग्री पे 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। आप इधर की तरफ जाते रहेंगे तो 15 डिग्री बढ़ता रहेगा, तो 1 घंटा आगे होता रहेगा टाइम। जैसे यहाँ 12 बजे, तो इधर की तरफ 15 डिग्री पे 1 घंटा और बढ़ गया, तो मतलब ये 15 डिग्री हो गया सपोज करो, तो यहाँ पे 13 बज गए, मतलब 1 बज गया, फिर यहाँ पे 14 बज गए, यहाँ पे 15 बज गए, है ना, 2 बज गए, 3 बज गए, ऐसे रहेगा। और इधर की तरफ टाइम कम होता रहता है। यहाँ 12 बजे, तो यहाँ 11, 10, 9, 8 आप देखेंगे, तो इसलिए ये अमेरिका है। तो जो यहाँ पे टाइम होगा, रात के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कम होता रहेगा, कम होता है, यहाँ दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात रहेगी, मतलब इंडिया की तरफ। इसलिए ये रात और दिन का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इंडिया में एक ही टाइम जोन है, फिक्स एक टाइम जोन है, और वो मतलब एक लैटिट्यूड जो डिफाइन करता है टाइम हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एक लाइन जाती है, ये वाली लाइन है, ठीक है। और ये डिसाइड करती है हमारा सारा का सारा टाइम, ठीक है। अभी कट होने वाला है, आप लोग वापस से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा देर नहीं है, 10 मिनट में हम लोग टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे अभी, ठीक है। ओके, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? साढ़े GMT प्लस 5.5 आवर्स, मतलब 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग 5.5 घंटे आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, और जो ये वाली जो IST लाइन है हमारी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, देखो सब किसी ना हर किसी कंट्री को आप देखोगे तो अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम क्या है। ग्रीनविच पे तो अभी जो भी बचा है, रात को सपोज करो 12 बज रहे हैं, पर हमारा टाइम क्या है ये कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमको अपना एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरा स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है, इस पे जितना डिग्री हम कैलकुलेट कर लेंगे, और 15 डिग्री पे 1 आवर जुड़ जाएगा। तो 15 डिग्री पे हमारा जितना डिग्री होगा, उसमें 15 डिग्री के हिसाब से कितने आवर्स हम आगे हैं या पीछे हैं। अगर ईस्ट में होंगे तो हम आगे हैं, वेस्ट में होंगे तो हम पीछे हैं, किससे? ग्रीनविच लाइन से। तो हम लोग 82.5 डिग्री आगे हैं। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, 15 डिग्री पे 1 घंटा ऐड होता है, तो 82.5 पे लगभग 5.5 घंटे ऐड हो जाते हैं। तो ये 5.5 घंटे हमारा उससे ज़्यादा चलता है। तो अगर इंग्लैंड में जो भी टाइम हो रहा होगा, अगर आप अभी का टाइम है तो इसमें 5.5 घंटे कम कर लीजिए, 1:30 बज रहा होगा इंग्लैंड में ग्रीनविच पे, तो उसमें 5.5 घंटे हमने जोड़ लिए एक तरह से। तो ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है, इसको IST लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड। तो हम लोगों ने अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। वो चीज़ें जो इक्वेटर के पैरेलल होती है उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर होती है या पोल टू पोल मिलाते हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन बोल देंगे, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन ही डिसाइड करता है कि क्या टाइम है। जो भी वहाँ पे टाइम रहेगा उसमें ईस्ट में जाने पे ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ईस्ट में जाने पे हर 15 डिग्री आप इधर की तरफ शिफ्ट होगे 15 डिग्री, तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा जुड़ जाएगा। ऐसे ही हम 82.5 डिग्री पे हैं तो हमारा लगभग 5.5 घंटे जुड़ जाते हैं। तो हमारा टाइम जो भी GMT ग्रीनविच मीन टाइम पे जो रहेगा उसमें 5.5 घंटे जुड़ के टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक सबको? ओके, तो इंडिया में एक ही टाइम लिया गया बस। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये तो बहुत सारे, ये लॉन्गिट्यूड यहाँ से निकला, हो सकता है यहाँ से भी एक हो सकता है, क्या बहुत सारे लॉन्गिट्यूड निकलते ही हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड। तो हम लोगों ने कौन सा लॉन्गिट्यूड हमने लिया है? इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स निकल रहे हैं तो हमने और ऐसे लॉन्गिट्यूड निकल रहे हैं और ऐसे लैटिट्यूड्स निकल रहे हैं, ऐसे लैटिट्यूड्स निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने लैटिट्यूड से तो टाइम डिसाइड नहीं होता, टाइम किससे डिसाइड होता है? लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड होता है? ग्रीनविच जो भी प्राइम मेरिडियन होगा ना हमारा ग्रीनविच वाला, उससे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उससे कितना डिग्री पे हम लोग हैं। वो जितना डिग्री पे होगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे टाइम में। हर 15 डिग्री बढ़ेंगे तो अपना क्या होगा? 1 घंटा जुड़ जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स में से कौन सा लॉन्गिट्यूड लेना, तो हमने एक ले लिया 82.5। ये कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि हमको एक ही लेना है। अगर दो लॉन्गिट्यूड ले लेते, ये वाला लॉन्गिट्यूड ले लेते और ये वाला लॉन्गिट्यूड ले लेते, तो क्या होता है? यहाँ पे अलग टाइम आता और यहाँ पे अलग टाइम आता, तो हमारे देश में 2 टाइम हो जाते हैं।
तो उसको बोलते हैं टू टाइम जोन्स, मतलब उत्तर प्रदेश में अलग टाइम आता है, राजस्थान में अलग टाइम आता है सेम टाइम पे। जैसे मैं फ़ोन करूँगा यहाँ से, तो हो सकता है आपके पास में अलग टाइम आए और मेरे पास अलग, मेरे यहाँ पे अलग टाइम हो रहा हो, पर अभी पूरे देश में एक ही जैसा टाइम है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, चाहे गुजरात चले जाओ, सब जगह एक ही टाइम है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक दिमाग लगा दिया कि हमारे देश में अलग अलग टाइम हम रखेंगे ही नहीं, पूरे देश में एक ही टाइम रखेंगे। तो एक ही टाइम किस किस हिसाब से रह सकता है, जब हम लॉन्गिट्यूड एक ही डिसाइड करें कि हम तो इसी लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम आएगा उसको पूरे देश में लागू कर देंगे। तो ये लॉन्गिट्यूड कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि हम ग्रीनविच से ईस्ट की साइड में, तो 82.5। तो ये क्या होता है, जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम से साढ़े 5 घंटे और जुड़ जाते हैं इसमें, क्योंकि 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए हमारे देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। आप देखेंगे कि ये ग्रीनविच सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी लॉन्गिट्यूड कौन कौन से जिलों कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो आप ये देखेंगे कि आप देखिएगा खुद भी, ये उत्तर प्रदेश से जा रही है, दैन मध्य प्रदेश से भी जा रही है छोटा सा यहाँ पे, फिर छत्तीसगढ़ में जा रही है, फिर ये उड़ीसा से जा रही है, फिर आंध्र प्रदेश से आ जा रही है। तो ये छः स्टेट से जा रही है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए, ये पूछ लेते हैं कई बार, आईएसटी लॉन्गिट्यूड या जो टाइम डिसाइड करने वाला लॉन्गिट्यूड कितने स्टेट से जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, 6 स्टेट से जाता है। नाम पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 6 थोड़ा ना, 5 ही हुए, सॉरी। उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये देखो, ये तो हो गई आईएसटी लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, ये कल बताया था मैंने, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे अभी कि ये कितने राज्यों से गुजरती है, कल थोड़ा बताया था मैंने। तो ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन किस किस से पास होती है हमारी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। तो हमने तो एक ही टाइम जोन डिसाइड कर रखा है। कई देश हैं जिन्होंने बोला नहीं, हमको तो एक टाइम नहीं, हमारा देश बहुत बड़ा है, नॉर्थ ईस्ट का टाइम यहाँ का अलग रखूँगा मैं, यहाँ का अलग रखूँगा। ठीक है, तो ये रख सकते हैं, पूरे उस देश पे डिपेंड करता है। तो जैसे फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा 12 टाइम जोन है, रसिया के पास 11 है और यूएस के पास में भी 11 है। कोई बोल सकता है सर फ्रांस तो छोटा सा देश है, उसने इतने सारे टाइम जोन क्यों रख रखे हैं? क्योंकि उसने क्या है, उसके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, महाद्वीप हैं। वो द्वीप क्या है, बहुत अलग अलग जगह पे, कोई प्रशांत महासागर में, कोई अंटार्कटिका में, कहीं पे अलग अलग जगह पे है, इंडियन ओशियन में है। तो उनमें क्या वो अलग अलग जगह है, तो उस वजह से चूँकि कंट्री तो फ्रांस ही है, तो उसने अपने अपने अलग अलग द्वीप के हिसाब से अलग अलग टाइम जोन अपने बना रखे हैं। तो इसलिए वहाँ पे 12 टाइम जोन है, मतलब एक ही देश है पर 12 अलग अलग टाइम होगा। रशिया जैसे, रशिया में क्या है, रशिया में एक ही पूरा एक साथ एक कंट्री है, पर वहाँ पे देखोगे तो एक एक मतलब एक जगह मॉस्को में अलग टाइम हो रहा होगा, तो दूसरी जगह दूसरे साइड में जाओगे तो अलग टाइम होगा। सेम टाइम पे अगर वो फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे मेरे यहाँ पे 4:30 होगा, तो वो हो सकता है कि वो सामने वाला बोले कि मेरे यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं। बस कंट्री एक, पर कंट्री एक। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी बहुत डिमांड चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट वाले बोल रहे हैं कि हमारा तो अलग टाइम जोन बनाओ। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि देखो क्या होता है, हमारा देश चलता है इस टाइम जोन पे। ठीक है, इस टाइम जोन के हिसाब से ऑफिसेज कब तक चलते हैं, 6 बजे तक चलते हैं, राइट। हम लोग नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज भी होते हैं, ये सारे क्या चलते हैं, 9 to 5 चलते हैं, 9 to 6 चलते हैं, इस तरह से चलते हैं। तो ये बताओ, ये ईस्ट से यहाँ से सन उगता है एक तरह से, और इधर की तरफ छिपता है। मतलब इधर सूरज सुबह जल्दी आ जाएगा और इधर सूरज लेट से छिपेगा राजस्थान की तरफ। तो इधर की तरफ रात जल्दी होने लगेगी और इधर की तरफ रात थोड़ा लेट होगी। तो जहाँ पे रात जल्दी होने लगेगी, तो वहाँ पे तो 4 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो उनको क्या है, 2-2 घंटे अंधेरे में काम करना पड़ता है ना। और उनके सूरज सुबह 5 बजे उग जाता है, तो देखते हैं 9 बजे तक क्या करें, 5 से 9 हमारा पूरा प्रोडक्टिविटी गिर रहा है, और रात को हमको काम करना पड़ रहा है। रात को काम करने में क्या खराबी है, एक तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, दूसरी चीज़ है कि उनकी लाइट वाइट भी बहुत कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्योंकि सारी ऑफिसेज की लाइट जलानी पड़ती है। तो ये बोल रहे हैं हमारा एक टाइम जोन आप अलग से बनाइए। तो इस पर डिमांड चल रही है। अभी तक हमारा एक ही टाइम जोन है जो 82.5 ईस्ट के आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, इसको आईएसटी लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल डेट लाइन ये पता होना चाहिए। जो आप अभी हमने देखा था, जो ग्रीनविच था, जो ग्रीनविच या लंदन से गुजरता है, उसके अपोजिट बिल्कुल धरती के दूसरी साइड से जो मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड जाता है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। तो आपको इसके बारे में अब चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो पोल टू पोल मिलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हमारे,
सबसे इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन कौन से थे हमारे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, कर्क रेखा, कैप्रिकॉन था, इन इसके बीच में सन ऊपर नीचे घूमता रहता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल था और अंटार्कटिका सर्कल था। जो ज्योग्राफी और डिटेल में पढ़ना चाहता है उसके लिए इनको और अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड कौन से हैं? दो हैं। ये वाला प्राइम मेरिडियन जहाँ से टाइम डिसाइड होता है, और इसके अपोजिट पीछे की तरफ एक और होगा जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पर डेट ही चेंज हो जाती है, उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा, पर ये इसके पीछे प्राइम डेट लाइन उसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन किससे जाती है? ग्रीनविच नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, लंदन में, तो वो वहाँ से जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मतलब ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसको। यहाँ से टाइम डिसाइड होता है, इधर के ईस्ट में जाने पर टाइम बढ़ता है, वेस्ट में जाने पर टाइम घटता है, ठीक है। हमारा टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? हमारा जो लैटिट्यूड हमने लोगों ने ले रखा है वो 82 डिग्री 82.5 डिग्री है। और ये कौन कौन से राज्य से जाता है ये पता रहना चाहिए। फिक्स मिर्ज़ापुर से जाता है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के आसपास से जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। 5 राज्यों से जाता है। हमारा एक ही टाइम जोन है, कुछ कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा टाइम जोन है, फ्रांस में का हाईएस्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। थोड़ा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देख लेते हैं, हमारा देश कहाँ पे लाई करता है। कल भी मैंने बताया था, आज हमने देख लिया कि जो लैटिट्यूड्स है उनमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ, आपने अभी अभी देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो हमारे देश से जाती नहीं है, तो हमारी जो इंपॉर्टेंट कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 23.5 डिग्री के आसपास रहती है, 23 डिग्री, और इसको मिनट्स में बोलते हैं, 27 मिनट। तो ये कितने राज्यों से जाती है आपको देख सकते हैं। ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये त्रिपुरा है, और ये मिज़ोरम है। तो 8 स्टेट से जाती है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था तो बता सकते थे आप कि महाराष्ट्र से नहीं जाती है। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए ना। कर्क रेखा कौन कौन से जगह से जाती है, ठीक है। ये कौन सा 23.5 की लाइन है। तो आपका जो देश है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक? 8.4 डिग्री से लेके और 37.6 डिग्री तक फैला हुआ है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? वर्टिकल्स होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से तक फैले हुए? 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री। ये भी कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि अपने देश का लॉन्गिट्यूड 8 से 37 डिग्री, और सॉरी लैटिट्यूड 8 से 37 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड 68 to 97 डिग्री। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है।